नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी के टॉप एमसीक्यू के सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आज 10th क्लास साइंस के स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स को कवर करूंगा और इसमें मैं सारा एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा और उसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ। साथ ही साथ ऑप्शंस जो भी रहे हैं उनको भी मैं डील करूँगा। ये हमारे लिए यूपीएससी, सारे स्टेट पीसीएस, एसएससी और अदर एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होगा। तो आप इसे ध्यान से सुने और समझें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना। किसी भी पदार्थ में परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे चीनी का पानी में घुलना या पानी का जमना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पानी जमता है और अगर वो पिघलेगा तो फिर पानी में आ जाएगा, पानी की अवस्था में आ जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे भौतिक अभिक्रिया। वहीं रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि पदार्थ को रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है और इसमें पदार्थ को वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे वायु तथा नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना और दूध से दही का बनना। तो आप दूध से दही बन जाता है, लेकिन आप दही से फिर दूध आप नहीं बना सकते। तो इस तरह यह रासायनिक अभिक्रिया हुआ। खाना पकाना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, एक मोमबत्ती है, जैसे मोमबत्ती जो जलता है, तो मोमबत्ती, ये दोनों अभिक्रिया है, भौतिक और रासायनिक दोनों। वो कैसे? जब मोम जल चुका होता है और उष्मा और प्रकाश परिवर्तित हो चुका होता है तो उसे हम दोबारा नहीं ला सकते। और अगर दूसरे केस में देखें कि अगर जो मोम जलता है और जो नीचे का जो पार्ट बच जाता है उसे हम फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। तो इस तरह यह भौतिक परिवर्तन हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि मोमबत्ती जो है भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक यह रासायनिक समीकरण में, जैसे आप इक्वेशंस में बताता हूं, जैसे Mg + O2, ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास MgO। तो आप ये देख रहे हैं एरो के जो लेफ्ट साइड में जो है यह अभिकारक है और ये जो है यह उत्पाद है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हमारा है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसे ही हम बोलेंगे अभिकारक। जबकि ये जो प्रोडक्ट बनकर आया ये हमारे लिए उत्पाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान का कितना होगा? तो यह बराबर होता है, यह बराबर होगा। आप द्रव्यमान के संरक्षण का नियम आपको पता होगा। तो उसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही क्षय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कि ये हुआ, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं Zn + H2SO4। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा? ZnSO4 + H2। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अभिकारक वाले में देखिए, पहले ये इनमें देख लीजिए अभिकारक वाले में कि हमारे लिए इनमें Zn कितना है? 1 है। H2 कितना है? तो H मतलब हाइड्रोजन 2 है। और सल्फर कितना है? सल्फर हमारे पास 1 है, जबकि ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो इस
तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 1 2 1 4, तो 3 और 5 8 हो गए टोटल हमारे पास। इधर देखते हैं, Zn हो गया 1, S हो गया 1, O4 हो गया 4 लेकर आ गया, और H2 हो गया हमारे पास ये 2। तो इसमें भी देखिए कितना हो गया, 4 2 6 2 8। तो इस तरह हमारे पास ये दोनों बराबर हो रहा है। तो यही ये पूछ रहा था क्वेश्चन। तो इस तरह यह बराबर होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र है हमारे पास CaOH होल ट्वाइस, मतलब हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा चूना बनता कैसे है, तो ये मैं आपको बता दूं। बुझा चूना जब कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO पर अगर आप शुद्ध जल की प्रतिक्रिया करवाएंगे तो वह यह बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड पर जल की अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा चूना प्राप्त होता है। बुझा चूना का नाम अब बता ही दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोई रंग नहीं होता है और यह सफ़ेद पाउडर की तरह होता है। बुझे चूने का प्रयोग हम लोग मलहम और सफ़ेदी में करते हैं। एक चीज़ इसमें बताऊं मैं आपको कि एसिड बर्न जो होता है, एसिड बर्न के निदान में इसका बहुत उपयोग किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और तो उसको हम एंटासिड के रूप में प्रयोग करते हैं। बुझे हुए चूनों को हम लोग बिलियन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए भी करते हैं। और जब हम सफ़ेदी करते हैं तो उसके बाद वह कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन जाती है, और सफ़ेदी के 2-3 दिन बाद वह कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है और दीवारें चमकने लगती है। तो इसका बहुत सारा प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। CaCO3 को हम लोग बोलते हैं इसको कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है इसको मैं बता दूं आपको। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिससे मैंने अभी बताया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताया CaOH होल ट्वाइस। अब इसमें अगर ऑक्सीजन से भी क्रिया करवाएंगे तो वह CaCO3 और प्लस जल ये निकलेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। कैल्शियम संगमरमर के बारे में आपको बता दूं, संगमरमर एक प्रकार का मार्बल पत्थर है जो चूना पत्थर के कायांतरण से बनता है, और उच्च तापमान और दबाव के कारण समय के साथ अपसादित चट्टानों का कायांतरण संगमरमर में होता है। तो अपसादित चट्टानों का कायांतरण संगमरमर में हो जाता है। आप जानते हैं कि ये जो ताजमहल का, हमारा आगरा का जो ताजमहल है, वह राजस्थान के सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। अभी हम लोग हाल ही में देखा गया है इसमें कि एसिड रेन की वजह से ताजमहल कालापन पड़ गया है। और संगमरमर हमारे राजस्थान के मकराना से पाया जाता है, मकराना में ये बहुत मिलता है। अच्छा, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि संगमरमर और एक होता है संगमरमर और एक होता है ग्रेनाइट, तो उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? तो संगमरमर में है ना कि इसमें जो पैटर्न होगा वो धारा प्रवाह होगा, मतलब एक ही लाइन में उसमें दिखेगा, जबकि ग्रेनाइट जो होता है वो धब्बे धब्बे जैसा पैटर्न दिखेगा आपको। तो इससे आप डिफरेंस कर सकते हैं संगमरमर और ग्रेनाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब आपको बता दूं, जब किसी क्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होगी तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। श्वसन क्रिया के बाद हमें ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी हो गया। अच्छा, जीवित रहने के लिए सभी को ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं और इससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, और ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये ग्लूकोज हो गया हमारे पास C6H12O6, तो इसको आप ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो आपको 6CO2 और प्लस 6H2O और प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त होगा। तो इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी ऊर्जा जो हो, ऊर्जा प्राप्त हुआ। तो इस तरह श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Zn प्लस CuSO4 जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? तो इसमें दिखा रहा है ZnSO4 प्लस Cu। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? जब जहाँ एक तत्व दूसरे तत्वों को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापन कर खुद का स्थान ले लेता है। खुद का स्थान मतलब कि एक्सचेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ, इसमें Fe प्लस CuSO4 ये कन्वर्ट हो जा रहा है FeSO4 प्लस Cu इधर निकल जा रहा है। तो ये हुआ विस्थापन। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो CuSO4 कॉपर के साथ SO4 लगा हुआ था, लेकिन इधर जाने के बाद यह फेरस के साथ लग गया, तो यह इसका एक्सचेंज हो गया, पोजीशन इसका एक्सचेंज हो गया। Cu उधर चला गया, जबकि Fe के साथ FeSO4 इधर लग गया। तो इस तरह यह विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। और इनमें 3 और सल्फेट का मैं बता दूं। कॉपर सल्फेट का रंग होगा ब्लू, और फेरस का तो हो गया हरा, और जिंक सल्फेट का होगा वाइट। तो ये आप तीनों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। CuO प्लस H2 में अगर हीट दिया जाए तो वह Cu प्लस H2O बन जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह इसमें क्या है कि उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है। तो इसको मैं डिटेल बताता हूँ आपको। किसी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण या उपचयन। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो वह उपचयन होगा, और जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो अपचयन होगा। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि CuO प्लस H2 है, ठीक है। अब इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन का तो ये कॉपर का ऑक्सीजन का तो कमी हो गया, लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ये जुड़ गया। तो ये इधर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जबकि इधर ये ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और इधर जुड़ रहा है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं इस रिएक्शन में अपचयन और उपचयन दोनों है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस अभिक्रिया को होते हैं उसको रेडॉक्स भी बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन की जगह कौन सी गैस डाली जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। नाइट्रोजन जो है एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। ये गैस निष्क्रिय होती है, जबकि ऑक्सीजन गैस बहुत जल्द ही दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है। इसलिए चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरना सेफ रहता है। नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन काफ़ी रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पैकेट में बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और वह खराब कर देता है, जबकि नाइट्रोजन में यह खतरा नहीं होता है। और इसके क्या क्या नाइट्रोजन भरने के और क्या क्या कारण हैं? नाइट्रोजन गैस भरने से चिप्स कुरकुरे बने रहते हैं, और जबकि ऑक्सीजन गैस भरी जाए तो चिप्स खराब हो जाएंगे। पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरने से चिप्स टूटते नहीं हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक्स्ट्रा स्पेस लेकर इसको फैला कर रखती है और टाइट रखती है। नाइट्रोजन गैस से चिप्स पैकेट को ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है। नाइट्रोजन स्नैक्स को लंबे समय तक क्रिस्पी बनाए रखती है। अगर चिप्स में नाइट्रोजन गैस नहीं भरी जाए तो चिप्स गीला हो जाएगा, नरम हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये आप इस वजह से नाइट्रोजन गैस को यूज किया जाता है। अच्छा, नाइट्रोजन के बारे में बता दूं। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है, और बिजली के बल्ब में भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। बिजली के बल्ब में अगर नाइट्रोजन गैस भरी जाएगी तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास रिएक्शन है Fe2O3 प्लस 2Al, ये बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe बन रहा है। तो ये पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया है? तो यह वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाती है तो उसे वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब वियोजन की अभिक्रिया बनेगी तो
वियोजन की अभिक्रिया बनने के बाद जो प्राइमरी जो है, जो मैंने बताया था अभिकारक वाले जो हैं, उस गुण की तरह नहीं होगा, तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको मैंने पहले बताया था कि CaCO3 को अगर तोड़ते हैं तो आप ये बन जाएगा CaO प्लस CO2। अब आप देखिए, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको दो पार्ट में टूट गया, ये नया नया पदार्थ बना दिया, CaO और CO2। अब इसका जो फीचर्स होगा ना, इन दोनों का सेपरेट फीचर्स होगा, इसके बराबर नहीं होगा, तो इसे हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें, हाँ, इसमें आप देख लीजिए कि Fe2O3 और 2L में Al2O3 ऑक्साइड के साथ बना रहा है और 2Fe अलग हो रहा है। इन दोनों का जो सेपरेट फीचर्स है वो इससे मैच नहीं करता है, तो इसलिए यह वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो वह हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। इसका मैं पहले रिएक्शन ही आपको लिख देता हूँ। Fe प्लस HCl के साथ आ जाएगा 2HCl, और ये बन रहा है हमारा FeCl2 प्लस H2। इसमें क्या होता है, जब लोहे को भरने के लिए HCl को पतला किया जाता है तो लोहे के क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस के उत्पादन में विस्थापन होता है। तो यह अभिक्रिया आपने ये देख सकते हैं आप, Fe के साथ Cl2 लग गया और हाइड्रोजन इससे अलग निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोहा जो है HCl में मौजूद हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि यह क्योंकि श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर रहता है और इस प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो आप इसके लिए हमारे पास आंसर जो हो गया हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस के बारे में बता दूं, लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलाफाइटा समूह होता है। जो थैलाफाइटा समूह आप पढ़े होंगे, थैलाफाइटा समूह के लिकेन पौधे से निकाला जाता है। सामान्यतः इसे सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, तब वह बैंगनी रंग का होता है। और अम्ल में है, अम्ल को यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसके लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा अम्ल। वहीं उल्टा अगर देखेंगे तो क्षार जो है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो आप इसका रिवर्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए लिटमस पत्र के अलावा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमारे लिए हमें मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। मेथिल ऑरेंज जो है एक अम्लीय माध्यम होता है और इसमें अम्लीय माध्यम में यह लाल रंग और क्षारीय माध्यम में यह पीला रंग होता है। मतलब एसिड में यह रेड होगा और जबकि बेस में यह येलो होगा। जबकि ये जो फिनोल्फ्थलीन जो है अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी होता है। और फिनोल्फ्थलीन जो है यह थैलिन डाई में यूज किए जाने वाले रंगों के वर्ग से संबंधित है। फिनोल्फ्थलीन जो है पानी में थोड़ा घुलनशील है। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारीय प्रकृति का है? तो MgOH होल ट्वाइस जो है MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षारीय प्रकृति का है। क्षार के बारे में बता दूं आपको, क्षार वैसा पदार्थ होता है जिसको जल में मिलाने से जल का pH मान 7 से अधिक हो जाता है। जब pH मान अगर 7 से अधिक हो जाएगा तो वह क्षारीय कहलाएगा और 7 से कम हो जाएगा तो वह अम्लीय कहलाएगा। क्षार मैंने आपको बताया था, क्षार लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा फिनोल्फ्थलीन को गुलाबी बना देता है। क्षार साबुन एवं ग्लिसरीन बनाने काम में आते हैं। बहुत से क्षार जल में विलेय होते हैं, जैसे अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जल में घुलनशील होते हैं और जबकि कुछ घुलनशील नहीं होते, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये घुलनशील नहीं होते हैं। अब ये मैग्नीशियम
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे हम लोग यह एक अकार्बनिक यौगिक है और इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। जब जब हमारे पेट में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है तो यह इसे क्षार के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं तो हमारा पेट ठीक हो जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही बोला जाता है, तो आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है? अधात्विक ऑक्साइड जो होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया करने पर अम्ल निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो वह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल जो हैं वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन है, क्योंकि अम्ल में H+ होता है, H+ आयन होता है और इसी कारण जो है वह अम्लीय पाया जाता है। नाइट्रोजन के बारे में आप कुछ देख सकते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है, मैंने आपको पहले बताया था। और इसके बाद जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है वह लगभग 21% के आसपास पाया जाता है। देन आर्गन जो है वह 0.93% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। मैंने आपको बताया कि अगर 7 से ऊपर जाएंगे तो वह क्षारीय होगा और 7 से नीचे जाएंगे तो वह अम्लीय होगा। इसके बारे में डिटेल बता देता हूं। जो पीएच में जो पी है ना वो इसे बोलते हैं पुसांस और इसको में ही इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंज। यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर, मतलब शक्ति। इसका जो अर्थ होता है शक्ति होता है। और जो पीएच का जो वैल्यू होता है उसका रेंज जो होता है ना वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। मतलब अगर 7 से ऊपर जा रहा तो क्षारीय और 7 से नीचे जा रहा तो वह अम्लीय। तो ये आप ध्यान रखते हैं। इसका रेंज भी कई बार पूछता है कि 0 से 14 होता है रेंज, आप ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, कुछ मैं उसके बता देता हूँ पीएच वैल्यू कितना कितना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो पीएच वैल्यू होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, वो उसका 14 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो भी हम लोगों ने पढ़ा जो अम्लीयता दूर करता है उसका पीएच वैल्यू होता है 10। समुद्री जल का होता है 8.4, ब्लड का होता है 7.4, लार का होता है 6.5, दूध का होता है 6.4 और मूत्र का होता है 6, शराब का होता है 2.8 और नींबू का 2.2। तो इन सबको आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्षा अम्लीय तब कहलाएगा जब वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम होगा? तो जब वर्षा जल का पीएच वैल्यू 5.6 से अगर कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान भी कम हो जाता है और ऐसे में जीवधारी जितने भी रहते हैं उनका आवास कठिन हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ चर्चा उठती है अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा 2 प्रदूषकों से बना हुआ है, एक SO2 और दूसरा NO2। ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों व स्वचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होता है। इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं। जर्मनी में जो जंगल नष्ट हो रहे हैं ना उसका भी कारण है अम्ल वर्षा और इसका अम्ल वर्षा से मनुष्य पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। आप देख ही रहे हैं कि आगरा का जो संगमरमर से जो बना हुआ है ताजमहल है वो भी अम्ल वर्षा के कारण ही वह काला पड़ता जा रहा है, उसकी चमक जो है कम होती जा रही है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में किस अम्ल की अधिकता है? तो H2SO4 की अधिकता है। शुक्र ग्रह में सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों की एक मोटी परत है और बादलों में सल्फर शुक्र को पीलापन कर देता है। शुक्र के वातावरण में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड 96.5% जो है शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड है
जबकि शेष 3.5% में नाइट्रोजन है। और इसमें अब शुक्र के बारे में दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। यह सूर्य से दूरी के हिसाब से यह सेकेंड नंबर पे आता है, बुध के बाद शुक्र आता है, और यह पृथ्वी के नज़दीक है। यह जो है शुक्र ग्रह जो है वह विपरीत दिशा में घूमता है, और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह इतना, इसका सतह इतना गर्म है कि शीशा भी यहाँ पिघल सकता है। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ था कि शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही थी। तो उसका रीज़न ये था कि शुक्र पे फॉस्फीन गैस जो है वो मिला था, और फॉस्फीन गैस के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि जहाँ फॉस्फीन गैस मिलता है वहाँ जीवन की संभावना अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच के उपचार के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं। हमारा जो पेट है वह HCl को उत्पन्न करता है, और यह पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो जलन उत्पन्न होता है और दर्द उत्पन्न होता है। तो इसी दर्द से मुक्ति पाने के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं। और एंटासिड मतलब हो गया कि क्षारकों का प्रयोग। तो हम लोग पढ़े थे पहले कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वह क्षारक है, जो कि जिसका pH वैल्यू 10 है। तो ये क्षारक है, तो अम्ल से रिएक्ट करेगा तो उदासीन बना देगा, तो यह कंट्रोल कर देगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और जबकि एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है, और एंसाल्जिक जो है वह दर्द को दूर करने के लिए काम में आता है, और एंटीसेप्टिक जो है वह संक्रमण की संभावना को कम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दंत क्षय कितने pH मान से कम होने पर प्रारंभ हो जाता है? तो दंत क्षय जो है 5.5 pH वैल्यू से कम होने पर वह दांत में क्षरण होने लगता है। दांतों का जो इनेमल होता है वह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की pH का मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो यह संक्षारित होने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, तो उससे हमारा जो है दांत ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। नेटल जो है एक शाकीय पादप है जो जंगल में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से चुभ जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है और वही दर्द का कारण बनता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे, ये जो डॉक पौधा है ना, डॉक पौधा जो है इसकी पत्ती से रगड़कर इसका उपचार किया जा सकता है। अच्छा, डंक मारे वाले एरिया में, मतलब जो जिस पार्ट में भी डंक मारा गया है उसमें अगर बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं तो उससे आराम मिलता है। अच्छा, जब अम्ल की बात आई है तो मैं कुछ अम्ल के बारे में आपको बता दूं। सिरका जो है वह एसिटिक अम्ल है, संतरा जो है साइट्रिक अम्ल है, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी के डंक में जो है वह मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें। अच्छा, सेव को देख लिए, सेव में मैलिक एसिड पाया जाता है, तो इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस लवण का उपयोग भोजन में करते हैं? तो हम लोग सोडियम क्लोराइड, ये तो आप जानते ही होंगे, सोडियम क्लोराइड का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड बनता कैसा है? जब HCl के साथ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया करवाएंगे तो वह NaCl बनाएगा। तो इसी का हम लोग प्रयोग भोजन में करते हैं। NaCl जो है उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं।
इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा की थी वह नमक के लिए किया था। एक आपको मैं इसमें बता दूं कि सोडियम क्लोराइड का प्रयोग जहाँ पे बर्फीला इलाका होता है, मतलब रोड पे भी अगर बर्फ़ पड़ता है और पूरा ब्लॉक हो जाता है तो उसमें सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर कर हम लोग बर्फ़ को गला सकते हैं। ये जो हमारा सामान्य नमक जो है NaCl, इसमें 97% नमक में जो है 97% NaCl होता है, जबकि 3% आयोडीन मिलाया जाता है। 3% आयोडीन मिलाता है। आयोडीन इसलिए मिलाया जाता है कि ग्वाटर की बीमारी इससे नहीं होती है। आप जानते होंगे एक सेंधा नमक के बारे में, सेंधा नमक का नाम सुना होगा आपने। तो सेंधा नमक में 85% NaCl होता है और 15% जो होता है उसमें आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये सब प्रकार के तत्व होते हैं। और ये जो तत्व हैं हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। तो सेंधा नमक खाना ज़्यादा उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आपको तो ये पता होगा कि जैसे मैंने बताया था ऊपर कि लिक्विड NaCl कि अगर विद्युत का अपघटन करवाएं तो यह क्लोरीन का निर्माण होता है। NaCl से अगर आप विद्युत अपघटन करवाएंगे तो वह क्लोरीन का निर्माण करता है, क्योंकि यह टूट जाता है। Cl जो है यह टूटता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग हम लोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन में करते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को, अच्छा इसका रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। विरंजक चूर्ण का CaOH वोल्टेज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 ये बनाएगा CaOCl2। तो ये जो CaOCl है यही है विरंजक चूर्ण, और इसमें प्लस H2 भी तो निकलेगा, ये ऑक्सीजन वाला, तो CaOCl2 प्लस H2O निकलेगा। विरंजक चूर्ण का प्रयोग देख लेते हैं हम लोग। तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग वस्त्र उद्योग में होता है, कागज की फैक्ट्री में होता है, साफ कपड़ों के विरंजन के लिए होता है, रासायनिक उद्योग में उपचाय के रूप में होता है, और पीने वाले पानी में जो जीवाणु होता है उसको मुक्त करने के लिए भी हम लोग विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रसोई घर में खस्ता पकौड़े बनाने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। जब बाई आ जाता है, H आ जाता है तो इसका मतलब हो गया अगले, अगर आप पहले आ जाता तो बाई हो जाता है ये, तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। कभी कभी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग हम लोग खाने को जल्दी पकाने के लिए भी करते हैं। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। अच्छा, आप एक रिएक्शन में आपको बताता हूँ इसमें, जैसे जो हम लोग प्रयोग करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 का प्लस हाइड्रोजन आयन को करेंगे तो CO2 प्लस H2O प्लस NaCl बन जाएगा। इसका मतलब ये, इस रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि आप देखते होंगे कि पाव रोटी जो होता है या फिर खमीर होता है उसमें वो फूल जाता है, तो उसका रीजन क्या, फर्मेंटेशन होता है। तो उसका रीजन फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, इसकी वजह से वह फूलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी रिएक्शन की वजह से, जब हम लोग बेकिंग सोडा को डालते हैं, खाने वाली सोडा को, तब यह फूलता है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, इसी कारण वह फूल जाता है। अच्छा, इसमें इसका उपयोग और भी मैं बता दूं, क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत भी पहुंचाता है, और इसका प्रयोग अग्निशामक में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वह Na2CO3 है। NO2CO3 को भी सोडियम क्लोराइड से ही प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है, और इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है।
जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर क्वेश्चन आ भी गया, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो NO2CO3 का प्रयोग करते हैं। कठोरता दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई और स्थाई। तो जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो वह अस्थाई कहलाता है, और जब जल उबालने से कठोरता दूर नहीं होती है तो वह स्थाई कहलाता है। जल की अस्थाई कठोरता जो है, इसका रीजन क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अस्थाई कठोरता आता है। जबकि अच्छा, इसको दूर करने के लिए दूधिया चूना डाल दें तो दूर हो जाएगा, या बोझा चूना। और अस्थाई कठोरता जो है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इसमें कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। तो अस्थाई जो होता है, जो परमानेंट कठोरता का जो रीजन है, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट के कारण होता है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। जल की अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए एक विधि है जिसे हम लोग बोलते हैं परम्यूटिव विधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसे ही हम लोग बोलते हैं पेरिसोप्लास्टर। तो पेरिसोप्लास्टर कब बनता है? जब जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, जब जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह CaSO4 इंटू हाफ H2O कैल्शियम वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका अन्य प्रयोग आप देख सकते हैं, खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न धातुओं में किसमें तन्यता और आघात वर्धता का गुण समाहित होता है? तो सोना और चांदी में जो है तन्यता और आघात वर्धता का गुण समाहित होता है। धातुओं को जब पीटकर पतली चादर बनाया जाता है तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं आघात वर्धता। और सोना और जो चांदी है उसमें आघात वर्धता और तन्यता दोनों ही ज्यादा होती है। तन्यता मतलब कि इसे हम कितना खींचा जा सकता है, तो उसे हम लोग तन्यता बोलते हैं। आपको एक हैरानी होगी कि 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबा खींचा जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, तन्यता और आघात बढ़ता सोने और चांदी में सर्वाधिक होता है, समाहित होता है। सोना के बारे में बता दूं, सोना के भंडार में यूएसए जो है फर्स्ट स्थान पे, पहले स्थान पे है। सेकंड स्थान पे जर्मनी है और थर्ड स्थान पे इटली है। अभी हाल ही में उड़ीसा के 3 जिले देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज में सोने का खदान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है? तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, जबकि अधातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। धातु ऑक्साइड पानी में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो प्रकृति में क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु जो अम्लीय होते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जैसे MgO प्लस H2O, जो मैंने आपको यही मैं बार बार लेकर चल रहा हूं ताकि आपको ये याद हो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये प्रकृति में MgO जो है वह होता है क्षारीय, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन अधातु द्रव अवस्था में होती है? तो ब्रोमीन जो है वह द्रव अवस्था में होती है।
पहले मैं अधातु के बारे में बता दूं। वे पदार्थ जो दिखने में मलिन और नरम है, हथौड़े से हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाता हुआ और ध्वनि नहीं करते हैं तथा उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, उसे अधातु कहते हैं। जैसे कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि। अधातुओं की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता अधिक होती है, अधातुओं का घनत्व कम होता है। ब्रोमीन के बारे में बता दूं। इसमें ब्रोमीन एक सक्रिय तत्व होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसके मुख्य यौगिक सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के ब्रोमाइड हैं। समुद्र तल भी इसका स्रोत है। कुछ जल जीव और वनस्पति पदार्थों में ब्रोमीन यौगिक विद्यमान होता है। ब्रोमीन एक गहरा लाल रंग लिए तीक्ष्ण गंध का द्रव है। ब्रोमीन के रासायनिक गुण जो है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन के रासायनिक गुण जो है वो क्लोरीन और आयोडीन के बीच का होता है, के मध्य का है। और ब्रोमीन का प्रयोग कीटमारक के निर्माण में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम एक क्षार धातु है और इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। यह एक नरम ठोस है जिसका गलनांक कम होता है। गलनांक जो है इसका कम होता है। कुछ और भी धातु हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है, जिसमें लिथियम है, सोडियम है, सोडियम तो बता दिया, और पोटेशियम है। ये इन्हें भी चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु होते हैं और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हवा में मौजूद नमी के साथ वे प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे आग लग सकती है। इस विस्फोटक प्रतिक्रिया को बचने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और सोडियम को मिट्टी के तेल में और पोटेशियम को पैराफिन मोम में लपेट कर रखते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो मैंने बताया ही, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जा सकता है। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, इस वजह से उसको रखा जाता है केरोसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो वह 3:1 होता है। एक्वा रेजिया जो है सोना और प्लेटिनम को गला सकता है, लेकिन अगर सेपरेट अगर देखेंगे कि HCl को अगर सोना गलाने के लिए किया जाए तो वह नहीं गलेगा, और HNO3 में भी अगर सेपरेट किया जाए तो भी नहीं गलेगा। लेकिन अगर इन दोनों का अगर मिश्रण मिला दिया जाए, 3:1 के मिश्रण को, फिर अगर सोना और प्लेटिनम को डाला जाए तो वह गल जाते हैं। एक्वा रेजिया को ही हम लोग अम्लराज बोलते हैं, अम्लों का राजा कहा जा सकता है, कहते हैं। और ये एक्वा रेजिया जो है देखने में रंगहीन द्रव के समान दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो पोटेशियम है। इसमें और भी मैं आपको यहाँ सीरीज बता देता हूँ। पहले नंबर पे पोटेशियम है, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्युमिनियम, फिर है जिंक, देन है लोहा Fe, देन है Pb, देन है कॉपर, देन है Hg, और देन है Au, और लास्ट में है Ag, और लास्ट में है Au। Au हो गया सोना, और Ag हो गया, वो हो गया चांदी। तो कहने का मतलब कि सबसे जो कम अभिक्रियाशील है वो सोना है, जबकि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो है पोटेशियम है। एक चीज आप ध्यान रखिए, जो जितना कम क्रियाशील होगा वह पृथ्वी पर पाया जाएगा, जो अभिक्रियाशील होगा वह पृथ्वी पर कम पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा गैस उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो हीलियम जो है वह उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन ये आते हैं।
3 3 6, 6 टोटल उत्कृष्ट गैस हैं। उत्कृष्ट गैस को ही हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं। अच्छा, ये जो है आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी 0 वर्ग के अंतर्गत आते हैं। शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, इस कारण इन तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। और अक्रिय गैस का जो खोज है उसने रैमजे ने किया था। ये साधारणतया रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं और सदा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। समस्त अक्रिय गैसें रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। कुछ उत्कृष्ट गैसें के उपयोग को हम लोग देख सकते हैं, जैसे हीलियम का प्रयोग हम लोग गुब्बारों और वायुपेतों में वायुयान में भरने के लिए करते हैं, और गहरे समुद्र में गोता लगाने में भी हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। नियॉन का प्रयोग हम लोग भरी ट्यूब में विद्युत गुजारने में करते हैं, जिससे नारंगी रंग की चमक पैदा होती है और जिसे विद्युत संकेतों में प्रयोग करते हैं। आर्गन को अगर 26% नाइट्रोजन साथ मिलाकर विद्युत के बल्बों में प्रयोग कर सकते हैं। और जेनॉन जो है, जिसे हम लोग स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। रेडॉन जो है, यह घातक फोड़ों और ठीक ना होने वाले घावों के इलाज में काम में आता है। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चांदी की वस्तुएं वायु में किससे विक्रिया करने पर काली हो जाती है? तो सल्फर से विक्रिया करने पर वह काली हो जाती है। अगर सिल्वर की वस्तुओं को कुछ दिन के लिए खुली वायु में छोड़ दिया जाए तो वह काली हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। उसी तरह कॉपर को अगर वायु में छोड़ दिया जाए तो वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर वह भूरे रंग का बन जाता है और उसमें चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उस पर एक लेयर बन जाता है हरा रंग का। तो कॉपर पर वो जो होता है, कॉपर पर कॉपर कार्बोनेट बन जाता है CuCO3, और चांदी पर हो जाता है सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है, इस वजह से वो काला हो जाता है। और कॉपर पर कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे और इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे यसद लेपन कहते हैं। आप कुतुब मीनार कभी गए होंगे तो कुतुब मीनार के निकट एक आप देखेंगे कि एक लोहा जैसा ऊपर मतलब खड़ा है, लौह स्तंभ है। तो वह जो है लौह स्तंभ, उसमें अभी भी जंग नहीं लगा है। तो बहुत सारे विदेशी लोग आकर उसको रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है। और जो लौह स्तंभ जो है लगभग 8 मीटर का ऊंचा है, तो यह आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेनलेस स्टील को किन मिश्र धातु से बनाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील जो है वह ये हो गया फेरस, क्रोमियम और निकल। इस तरह ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें लोहा, क्रोमियम और निकल का प्रयोग करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। पहले Fe को देख लेते हैं। शुद्ध लोहा जो होता है वह अत्यंत नर्म होता है और वह गर्म करने पर वह उसमें खिंचाव आ जाती है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा अगर कार्बन मिला दिया जाए 0.05% के आसपास, तो वह कठोर हो जाता है। और ये जब कठोर होने के बाद लोहे में जब निकेल और क्रोमियम मिला देते हैं तो वह स्टेनलेस स्टील बन जाता है, जो बहुत कठोर होता है। इसमें जंग नहीं लगता है। साधारण इस्पात की अपेक्षा ये अधिक ताप भी सह सकता है। स्टेनलेस स्टील पर्यावरणीय रूप से न्यूट्रल और निष्क्रिय होता है, ये मतलब ग्रीन होता है ये। और इसमें कुछ और भी हम लोग मिश्र धातु को देख सकते हैं, जैसे पीतल किससे किससे बनाया जाता है? तो कॉपर और जिंक से बनाया जाता है। कांसा कॉपर और टीन से बनाया जाता है, एसन से बनाया जाता है। जर्मन सिल्वर कॉपर और निकेल और जस्ता से बनाया जाता है। रोल गोल्ड कॉपर और एल्युमिनियम से बनाया जाता है। गन मेटल जो है वह कॉपर और जिंक और टीन से बनाया जाता है। डच मेटल जो है कॉपर, जिंक और फेरस से बनाया जाता है। तो इनको आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोने का उपयोग होता है? तो इसमें 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है, जो कि काफ़ी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी और तांबा मिलाया जाता है, Ag प्लस कॉपर भी मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने में 22 कैरेट का प्रयोग होता है और 2% कॉपर और चांदी का मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोल्डिंग करने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सोल्डिंग करने में सीसा और टीन का प्रयोग किया जाता है। सीसा और टीन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो गलनांक है बहुत कम हो जाता है, इसलिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो यह जो है वह AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु जो है विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। सिल्वर धातु से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर धातु AgNO3 विलयन में से सिल्वर को विस्थापित करने की क्षमता रखता है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो यह जिंक की परत चढ़ाकर आप जंग से बचाया जा सकता है। जिंक लोहे से अधिक अभिक्रियाशील होता है। जिंक का गलनांक लोहे से कम होता है और यह उच्च तापमान को सहन कर सकता है, इसलिए इसका प्रयोग फ्राई पैन में जंग से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो ये कैल्शियम हो सकता है, Ca हो सकता है कैल्शियम। कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जो एक आयनिक यौगिक है। इसका गलनांक उच्च होता है। यह जल के साथ अभिक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा टीन की अपेक्षा जो होता है जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसलिए खाद्य पदार्थों में डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का प्रयोग करते हैं। तो नमस्कार।